हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें फर्स्ट था न्यूट्रिशन, जो हमने कवर कर लिया। दूसरा था इसके बाद रेस्पिरेशन, जिसको हमने कवर कर लिया। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ बचेगा एक्सक्रीशन। तो यहां पे आज के वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन हार्ट क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये हार्ट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स के अंदर आगे के वीडियोज के अंदर बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ही रहे हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो हमें हार्ट को तो जरूर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कौन है, हार्ट है। अच्छा, पंपिंग ऑर्गन क्यों बोल रहा हूं, ये एक आगे की बात है। इस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को पहले कवर करना पड़ेगा, और वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट किसको करना पड़ता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको याद होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्बेशन हुआ था, एब्जॉर्बेशन हो चुका है, पर पूरी बॉडी में फूड गया नहीं है, तो वो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट भी हमें करना है। रेस्पिरेशन में आपको याद होगा लंग्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गई थी और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड वापस गई थी, पर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे ऑक्सीजन सारी बॉडी तक गई और वापस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लंग्स तक पहुंची, ये अभी तक नहीं पढ़ा है। ये ट्रांसपोर्टेशन में हमें कवर करना होगा। तो वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक गाड़ी तो चाहिए ना भैया। भाई किसी चीज को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। मान लो कि मुझे राजस्थान से हरियाणा कुछ भेजना है या पंजाब कुछ भेजना है, तो क्या चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए ना अच्छी सी, जो राजस्थान से हरियाणा भी जाती हो, पंजाब भी जाती हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, उस गाड़ी के अंदर मैं अपने सामान को रखूंगा तो वो ट्रांसपोर्ट करके आ जाएगी। ठीक ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमें ट्रांसपोर्ट करने वाले ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू की जरूरत पड़ती है। ऐसा जो टिश्यू है वो कौन है, ब्लड है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते किसको है, एक पूरा जो, अच्छा एक नोट्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, साइड में यहाँ पे आपके पास जो जो डेफिनेशंस आपको नोट्स के रूप में राइट डाउन करनी है वो सारी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी बड़ी ही आसानी से। तो सर्कुलेशन क्या है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी की भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, या फिर फूड को, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, इसी को हम कहते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन है, लंग से कहां पे भेजनी है, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग हमें पता है बनती है, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर उसको वापस से कहां तक लाना है, लंग्स तक लाना है, तो क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। वेस्ट मटेरियल को कहीं से भेजना है बॉडी में, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। अब जो सर्कुलेशन है वो 2 टाइप से हो सकता है, 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, बादल देखे आपने, बादल से बारिश होती है तो ओपन में होती है ना, बाहर। क्या कोई वहां पे होता है ऐसा क्लोज रूम, बादल क्या क्लोज रूम के अंदर होता है और वहां पे बारिश होती है, बिल्कुल नहीं। ओपन में बादल ऐसे पड़े रहते हैं, ओपन में, ठीक है ना, ऐसे ओपन में बादल होते हैं, ओपन में सब भीग रहे होते हैं, सिंपल। इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, एनिमल्स के बारे में बात करें, तो वहां पे हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है, एक मोटर होती है। हार्ट को आप बादल समझ लीजिए, हार्ट को क्या समझिए, बादल। तो बादल से जैसे बारिश होती है, वैसे हार्ट से भी क्या होती है, बारिश होती है, किसकी, ब्लड की। ठीक है ना, हार्ट से भी ऐसे ब्लड की बारिश होती है और सब तक, पूरी सेल तक पहुंच जाता है, समझ गए ना। जैसे कि बादल से जब बारिश हो रही है, ठीक है, तो सभी बारिश में भीग रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो किसी के पास पानी कम पहुंचा, किसी के पास पानी ज्यादा पहुंचा, पर पहुंच गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि नाप तोल करके पानी नहीं भेजा गया है कि उसके पास मुझे इतना पानी भेजना है, उसके पास इतना पानी भेजना है, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं थी ना। तो यहां पे जिस तरह से खुले में बादल जब बरसात करते हैं, वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है ना, उसमें देखेंगे तो क्या होता है, हार्ट के थ्रू पूरा ऐसे बिना कोई पाइपलाइंस के ही पूरा ऐसे ब्लड है वो उसको बिखेरा जाता है सारी सेल तक, सारे टिश्यू तक। ठीक है, किसी को जिसको जितना मिल जाए ठीक है,
समझ गए ना, जैसे पौधों पे ऐसे पानी डाल रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको ना, ऐसे ऐसे पानी डाला जा रहा है, जिसको जितना मिल जाए ठीक है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि ह्यूमंस में होता है, अर्थवॉर्म्स में होता है, अर्थवॉर्म जो केचवे जिनको आप कह सकते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है ना, अर्थवॉर्म्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, हमारे अंदर क्लोज होता है। जैसे कि पानी की टंकी आपने देखी बाथरूम पे, पानी की टंकी से पाइप आते हैं, पानी किचन में जाता है, बाथरूम में जाता है, पूरे घर के अंदर जितने बाथरूम होते हैं सभी में पानी जाता है, ठीक है, गीजर में जाता है, ठीक है, किचन जितने घर में किचन होते हैं सभी तक पानी जाता है, ठीक है, वहीं बाहर वॉश बेसिन तक भी नल आता है। तो एक बेसिकली क्लोज सिस्टम है। पानी की टंकी वो बादल, यानी वहां पे वो हर्ट हो गया हमारा, पानी की टंकी उसमें तो क्या था, बादल है वो हर्ट था और बारिश हो रही थी, ठीक है ना, क्लोज में, खुले में, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है, सारा सिस्टम क्लोज हो रखा है, पैक्ड है पूरा अच्छी तरह से। पानी की टंकी वो तो हमारा क्या है, पानी की टंकी वो हमारा हर्ट है। और उसके बाद ये जो पाइपलाइंस आ रही है ना, इनको बोलते हैं ब्लड वसल्स, क्योंकि इनके अंदर से ब्लड आता है, वसल्स का मतलब पाइप्स, ठीक है ना, और उन पाइप से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ऐसे बहते बहते ब्लड आ रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, ब्लड वसल्स, इनको ब्लड वसल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो पानी की टंकी है वो तो हर्ट है, हर्ट से ब्लड वसल्स जुड़ी हुई है और उनके अंदर बह क्या रहा है, ब्लड बह रहा है, और ये सारे स्पेसिफिक टिश्यूज तक जाती हैं, माइंड में भी जाती है, हाथ में भी जाती है, पैर में भी जाती है। भैया एक बात तो समझ लो, बॉडी के अंदर जो भी आता है ना, कोई भी अकेला नहीं खा सकता, सबको बराबर बराबर बांट के मिलेगा, जिसको जितने की जरूरत है उतना मिलेगा। मान लो इस आंख को तुमने खाना दिया, इस आंख को नहीं दिया, तो क्या होगा, ये वाली आंख बोलेगी मैं तो देखूंगी नहीं क्योंकि मेरे को तो खाना मिला ही नहीं है आज, है ना, तो ये तो हार्म हो जाएगी बेचारी। तो ऐसा नहीं होता है, सभी को बांट के मिलता है पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, ब्लड वसल्स होती हैं, जिनमें वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। वेन्स की अगर बात करेंगे तो डीऑक्सीनेटेड वाले ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी पूरा एकदम अच्छे से पाइपलाइंस वगैरह होती हैं और उनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, खुले में बिल्कुल कहीं भी ब्लड फ्लो करता हुआ नहीं मिलेगा, अच्छे से वसल्स के अंदर फ्लो करता है, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, इनमें फ्लो करता है। तो ये तो हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो इमेज आप देख पा रहे हैं उसके अंदर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है ना, जो कि कॉकरोच के अंदर है, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है। दोनों के अंदर आप डिफरेंसेस बहुत अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करूं, क्योंकि एटलीस्ट पढ़ तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में ही रहे हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सिस्टम को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। और ये दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक लिम्फेटिक सिस्टम होगा। लिम्फ एक अलग कंसेप्ट है, लिम्फ के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको हम लिम्फ के बारे में तो एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। आज तो पूरा ब्लड को खोल के रख देंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या है, सारा एकदम पूरा पढ़ेंगे। आरबीसी को पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे, प्लाज्मा, सारा एकदम ब्लड को खोल के रख देंगे, हार्ट को खोल के रख देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा खोल के रख देंगे कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। एक वीडियो के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी देखने को। तो यहां पे दो तरह से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। एक तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को साइड रख देते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीन पार्ट इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड तो चाहिए, पहला तो ब्लड, दूसरा ब्लड वसल्स, यानी कौन सी पाइप के अंदर ये ब्लड फ्लो करेगा उनको बोलेंगे ब्लड वसल्स, और तीसरा एक मोटर चाहिए ना, उसको बोलेंगे हार्ट। भाई पानी के अंदर टंकी जो है ना, हमारी बाथरूम पे जो टंकी है, उसमें पानी में कुछ घोल के हमें पूरे किचन में, बाथरूम में, पूरे घर में कुछ ना कुछ भेजना है। एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, मोटर को ऑन करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए, जो कौन होता है, हार्ट होता है। तो तीन पार्ट इसके होते हैं इंपॉर्टेंट, ब्लड वसल्स आपकी आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। उसके बाद हार्ट को तो कंप्लीट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले मैं ब्लड की बात कर लेता हूं। मैंने कहा था यहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी छोटी बातों को क्लियर करते हुए हमें चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए दो हिस्से में ब्लड को बांट देता हूं, एक तो 55%, एक 45%, यानी 55% 45% हो गया पूरा 100%। ब्लड को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, 55% 45%। अच्छा 55 में क्या होता है, जो 55% है इसके अंदर होता है पूरा प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और जो बच गया, यानी इसको लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स वाला पार्ट आप इसको बोल सकते हैं,
ठीक है ना। 55% में क्या होता है, मैट्रिक्स पार्ट होता है पूरा। बच गया जो 45%, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सस्पेंडेड होती है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझिए, शहद है मेरे पास, एक शहद का डिब्बा है, उसमें मैंने नमक डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये जो पार्टिकल्स हुए, चाय पत्ती, चीनी, नमक, ये सस्पेंडेड हुए, गिरे हुए। मेन कंपोनेंट क्या हो गया, शहद, हनी हो गया। ठीक वैसे ही हनी की तरह से क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% भाग ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। अब ये जो प्लाज्मा है, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये उसमें गिरे हुए होते हैं। अब प्लाज्मा की जब बात उठी है तो प्लाज्मा को पूरा कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स वाला पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। ठीक है ना, गाढ़ा बिल्कुल येलोविश कलर का एक फ्लूइड होता है। अगर प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम क्लियर करते हैं। तो 55% जो ब्लड का भाग है वो किस यहाँ पे कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो क्या होता है, पानी होता है, और बच गया क्या, 8-10%। जो 8-10% बचा है वो कुछ और मटेरियल्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि 90 से 92% तो इसमें क्या है, पानी है। समझ गए ना, 90 से 92% पानी है, बच गया 8 से 10%। प्लाज्मा की बात हो रही है, केवल प्लाज्मा। ब्लड का 55% और उस 55 का 90 से 92%, समझ गए ना। तो प्लाज्मा, अकेले प्लाज्मा की बात हो रही है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है, बाकी बचा हुआ 8 से 10% और डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा है वो येलो कलर का फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा है, उसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें आपको नजर आ सकती हैं, जिसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिल सकता है, तरह तरह के साल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, फूड मटेरियल इसमें आपको देखने को मिल सकता है, कई तरह की गैसेज हैं वो इसके अंदर डिसोल्व होती हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, क्या आप प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सबको देख भी सकते हैं? इन प्लाज्मा को, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, इनको अलग अलग कैसे देख सकते हैं? आपने 9th क्लास में एक प्रोसेस पढ़ी होगी, ब्लड को सेपरेट कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। याद है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक मशीन होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये फिगर में देखिए, ऐसी एक टेस्ट ट्यूब होती है, ब्लड को उस टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं। ठीक है ना, और उसको उस मशीन पे रख दिया जाता है, और वो मशीन बहुत तेज राउंड करती है। ये मान लीजिए करीबन 10-20-30 हजार राउंड एक सेकंड में लगा देती है ना। इतने तेज उसके आरपीएम होते हैं, राउंड पर मिनट, राउंड पर सेकंड, बहुत तेज होता है उसका। ठीक है ना। तो उस टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड को लिया, ब्लड को डाल के उस मशीन पे रख दिया, क्या हुआ, घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। प्लाज्मा अलग हो जाएगा, देखिए इस इमेज में प्लाज्मा ऊपर आ गया येलोविश कलर का, बाकी सारे पार्टिकल्स, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएगी, आरबीसी नीचे रह जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन पार्ट्स को अलग अलग देख भी सकते हैं। तो हमने बात करी प्लाज्मा की, जो थोड़ी देर पहले अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि येलोविश कलर का होता है, 55% पार्ट है ब्लड का प्लाज्मा होता है, 90 to 92% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, बाकी सारे कुछ अलग मटेरियल्स होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का, वो क्या आता है, आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी बातें याद रखने वाली हैं। आरबीसी जो है ना, आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात तो आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, बस एकमात्र काम है। क्या है, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है। आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, बिना न्यूक्लियस की सेल होती है। ठीक है ना, आरबीसी के अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बिना न्यूक्लियस की सेल होती है। दूसरा, इसके अंदर जो और भी याद रखने वाली बात है वो क्या है, जो आरबीसीज होती हैं वो बनती कहां पे है, स्प्लीन के अंदर बनती हैं, और डिस्ट्रॉय भी कहां पे होती है, स्प्लीन में। अच्छा, स्प्लीन कहां होता है, जो बोन मैरो है, बोन मतलब हड्डियों के अंदर क्या होता है, मैरो होता है, बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। अब स्प्लीन के अंदर आरबीसीज की फॉर्मेशन भी होती है और आरबीसीज की डेथ भी होती है। तो इसलिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड क्या होता है, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। ठीक है ना। उसके बाद यहां पे इसके अंदर ये तो इसलिए कहा कब्रिस्तान क्योंकि आरबीसी की यहां पे डेथ हो जाती है। वैसे इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है, लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 दिन का होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है किसको, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन कहां होता है, बोन मैरो के अंदर स्प्लीन होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसके बाद यहां पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन भी होती है। तो फॉर्मेशन होती है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है।
ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। अब ब्लड बैंक किसको कहते हैं? जहां पे ब्लड मिलता है। तो आरबीसी बनती हैं, स्प्लीन के अंदर आरबीसी बनती भी हैं, वहां पे डिस्ट्रॉय भी होती हैं तो बनती भी हैं। तो आरबीसी जब वहां पे बन रही हैं तो इस वजह से इसको ब्लड बैंक ऑफ स्प्लीन को ही क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स, एरिथ्रोसाइट्स आप इनको बोल सकते हैं। लाइफ स्पेन कितना है? 120 दिन का है। स्प्लीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेवयार्ड दूसरा, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखने वाली हैं, इनको याद रखेंगे। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज का कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, मायोसिस माइटोसिस। सेल डिवीजन बिना न्यूक्लियस के नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कभी भी आरबीसी का सेल डिवीजन भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आरबीसी के बारे में बात क्लियर हुई। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी जिनको कह देते हैं। बहुत सारी तरह की आरबीसीज ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनको पढ़ने का कोई मैटर नहीं बनता। वैसे तो डब्ल्यूबीसी क्या है? सोल्जर सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इनको कहा जाता है। ये सोल्जर सेल होती हैं, किसी भी तरह का बाहर से फॉरिनर पार्टिकल आएगा उसको ये मार भगाएंगी, हमारी बॉडी को हार्म करने से उसको रोकेंगी, ठीक है ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, इसलिए यहां पे हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तीसरा उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अगर मैं प्लेटलेट्स की यहां पे बात करता हूं तो प्लेटलेट्स क्या होती है? इनकी भी कोई शेप नहीं होती फिक्स, इरेगुलर इनकी शेप होती है। न्यूक्लियस इनमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो करीब करीब 2 से 3 दिन का होता है, 2-3 डेज इनका लाइफ स्पैन में है वो होता है। प्लेटलेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्लोटिंग फैक्टर समझते हैं? क्लोटिंग फैक्टर, अच्छा एक उसकी बात बाद में कर लेंगे। सीरम और जो प्लाज्मा है उसके बीच भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो प्लेटलेट्स हैं, अब बाहर जैसे आपको कहीं चोट लगी, आपको घाव लगा, ब्लड निकलने लगा है, बाहर ब्लड आ गया है सारा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? ब्लड अपने आप ही रुक जाता है। ब्लड क्या होता है? अपने आप ही रुक जाता है, ब्लड क्लोट हो जाता है, क्लोट हो जाता है। जिनकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती है उनके कभी भी जो घाव है उन पे ब्लड रुकता नहीं है, क्लोट नहीं होता, बहता ही रहता है, लगातार बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। समझ गए ना। तो यहां पे ये जो ब्लड है जो क्लोट हो रहा है, जो ब्लड क्लोट हो पा रहा है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है? प्लेटलेट्स की वजह से क्लोट हो पा रहा है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? बॉडी के अंदर जब कोई घाव लगता है, कुछ चोट लगती है तो क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये जो वैसे आपको ये अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी इतना डीप आपको नहीं जाना है। ये सब आप 11th में अगर बायोलॉजी लोगे सब्जेक्ट तब आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये क्लोटिंग फैक्टर हो गया, इसमें क्लोटिंग फैक्टर होता है और बॉडी को क्लोट करता है। बस आप ब्लड को क्लोट करता है चोट लगने के टाइम पे, इतना आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है आपसे कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है? सीरम में और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें प्लाज्मा और सीरम आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। प्लाज्मा आपको दिख रहा होगा एक फ्लूइड है जो येलोविश कलर का, जिसकी प्रॉपर्टीज हमने अभी अभी पढ़ी हैं। सीरम के अंदर से अगर यानी प्लाज्मा को अगर बाहर में खुले में रख दूं ना, वो जम जाएगा, क्लोट हो जाएगा। जैसे कि चोट लगती है तो घाव पे जब ब्लड जम जाता है, वैसे प्लाज्मा क्या होगा? क्लोट हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, जम जाएगा। अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दूं, प्लाज्मा में जो चीज क्लोट कर रही है उस क्लोटिंग फैक्टर को अगर मैं निकाल दूं, क्या बचेगा? सीरम बचेगा, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि सारा जो क्लोटिंग फैक्टर है वो हमने अलग कर दिया है, तो इसमें केवल क्या बच गया है? सीरम बच गया है। तो प्लाज्मा में और सीरम में अगर डिफरेंसेस आपको कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर को अलग कर दिया जाए तो आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है? सीरम बचता है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स का हमने एग्जांपल लिया। ह्यूमन बींग्स में हमने ब्लड के बारे में बोला, लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोला, लिम्फेटिक को हमने छोड़ दिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने 3 पार्ट देखे, जिसमें ब्लड है, उसके बाद ब्लड वसल्स हैं और उसके बाद हार्ट है, जिसमें हमने पहला ब्लड को हम डिस्कशन कर रहे थे। ब्लड के हमने 4 पार्ट देखे, 55% अलग, 45% अलग, 55 क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हमने आरबीसी को पढ़ा है, आरबीसी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, डब्ल्यूबीसी को हमने पढ़ा, हमने प्लेटलेट्स को पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करी है। तो जो हमने ये जो चारों चीजें पढ़ी हैं, प्लाज्मा है जिसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इनको मिलाकर के बहुत सारे ब्लड के फंक्शन हो गए हैं।
तो ब्लड के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस को हम राइट डाउन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, वो ब्लड का काम है। ब्लड के अंदर आरबीसी है, वो क्या करती है, बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, किडनी तक पहुंचाने का काम वो भी किसका है, ब्लड का है। हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का ब्लड के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करने का बॉडी के अंदर जो काम है वो भी ब्लड का है। डाइजेस्टेड जो फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया था, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, ब्लड का है। और उसके बाद यहाँ पे जो क्लोटिंग है, यानी जो बॉडी के अंदर अगर कभी आपको घाव लग गया है तो उसके बाद जब ब्लड बह रहा है तो उसको ब्लड को जमाने का, क्लोट करने का काम भी ब्लड का है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर हम बात करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम, यानी हीट और टेम्परेचर जो बॉडी का है बेसिकली, उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, ब्लड का है। अगर ब्लड यहां पे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा ना, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, आग लग जाएगी बॉडी के अंदर, इतनी हीट जनरेट होती है। ठीक है ना, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी ब्लड का है। क्योंकि ये सारे काम कोई प्लाज्मा का काम है, कोई आरबीसी का काम है, कोई डब्ल्यूबीसी का, अच्छा प्रोटेक्शन का काम, सोल्जर सेल का भी तो हमने पढ़ा था ना, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी ब्लड का है, क्योंकि ब्लड में ही तो डब्ल्यूबीसी है। ठीक है ना, तो ये सारे अलग अलग काम मिला करके, ये सारे अलग अलग हैं लेकिन ब्लड के ही तो हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ये सारी चीजें ब्लड में ही तो प्रेजेंट हैं। तो ये सारे काम किसके हैं, ब्लड के हैं। तो अब यहां पे हम कंप्लीट ब्लड को समझ चुके हैं, ब्लड कैसे काम कर रहा है, ब्लड के पार्ट कौन कौन से हैं, सबको अब हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहां पे देखिए, तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर ये डायग्राम आपको सीखना है बनाना, तो इसके लिए देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, और भी बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, उस वीडियो को आप देख करके जा करके आराम से इस डायग्राम को, और यही डायग्राम नहीं, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर या किसी के अंदर भी किसी भी डायग्राम को बनाना आप सीख सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। तो अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो हार्ट है उसको कॉमनली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। आपको पता है ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी की, ये भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर हार्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ये बड़ा कंफ्यूज करता है, क्या किस बात को कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए यहां पे मैंने एक ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो देखिए ये हमारा एक हार्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर, ये हमारा हार्ट है। हार्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, हार्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब यहां से देखिए, लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहां पे आती है, इस चैम्बर में आती है, और यहां से होते हुए बॉडी तक जाती है। ठीक है ना, तो यहां पे देखेंगे, अब हार्ट के पास देखिए एक बार, पहले तो यहां से एक बार ब्लड आया, और दोबारा इधर से होते हुए एक बार फिर से हार्ट के पास ब्लड आता है। तो यहां पे जो हार्ट के पास ब्लड आता है वो 2 बार आता है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले तो देखिए यहां पे एक बार हार्ट के पास ब्लड आया, यहां से होते हुए दोबारा इस हार्ट के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इधर देखिए, इधर से जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और इधर से जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो 2 बार हार्ट के पास ब्लड आता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, यहीं से मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसको 2 नाम दिए जाते हैं, एक तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है प्लूमेनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर देखिए यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, केवल बॉडी वाला हिस्सा है वो पार्टिसिपेट करता है, यहां से ओर्टा से बॉडी और बॉडी से यहां पे हार्ट, ये केवल इधर वाला जो पोर्शन है इसमें केवल बॉडी पार्टिसिपेट करती है, जिसमें लंग्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उसका कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरा यहां पे आप देखेंगे, देखिए लंग्स, यहां पे बेसिकली यहां पे देखिए लंग्स से यहां पे हार्ट, ठीक है, और यहां पे हार्ट से लंग्स, केवल लंग्स पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं प्लूमेनरी सर्कुलेशन। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक प्लूमेनरी सर्कुलेशन। अब हम हार्ट पे आ जाते हैं, तो हार्ट के कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। अच्छा, इस तरह से याद नहीं रहता तो देखिए हार्ट को मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है ना, इस तरह से बना लेता हूं। अरे वाह सर, कौन सी डिजाइन बना दी, ऐसा तो हार्ट हम बहुत देखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हार्ट है वो ऐसा नहीं होता, आप वाला जो हार्ट है वो ऐसा होता है। अच्छा, कई बार बच्चे देखता हूं कि जब भी बोलेंगे सर यहाँ से सर हमारा दिल टूट गया, यहाँ से बेटा दिल नहीं टूटता है। जो दिल है ना, जो हार्ट है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे बीच में होता है, सेंटर में होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड झुका हुआ होता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि जो बीट कर रहा है ना वो किधर बीट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बीट कर रहा है, जबकि जो हार्ट है वो कहाँ पे होता है, बीच में होता है, सेंटर
सेंटर में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड झुका हुआ होता है और ये टूटता नहीं है। ये जिस दिन टूटेगा ना उस दिन आप मर जाओगे, समझ गए ना। तो ये टूटता उठता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हार्ट है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें आते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये चौथा पार्ट है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम पार्ट है, ठीक है ना। ये देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम। देखिए यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसको लिखा जाता है राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया। नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला जो पार्ट है कैसा हो गया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये पार्ट, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। ये टोटल हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टोटल हार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। खुद को पेज के सामने रख के देखिए। अच्छा, आपको खुद को देखिए, आपका लेफ्ट कौन सी तरफ है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। देखिए इधर मैंने लेफ्ट लिखा है, इधर मैंने राइट लिखा है। यहां पे खड़ा हुआ हूं ना ऐसे, ये बोर्ड है मेरा, ठीक है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से देखिए, ये कौन सा हिस्सा हो गया, मेरा लेफ्ट है तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट है तो मेरा राइट हो गया। देखिए इधर से क्या है, इधर लेफ्ट है और इधर क्या है, राइट है। तो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर काम कैसे करता है इसको समझना पड़ेगा। याद करिए, लंग्स की बात याद करिए। जो ऑक्सीजन है वो कहां तक आ चुकी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स तक आ चुकी थी। लंग्स में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस जाती है। लंग्स में जो ऑक्सीजन आई थी वो ब्लड में डिजोल्व हुई, उसको अब हार्ट में कौन लेके आएगा। तो देखिए जहां जहां पे रेड आपको नजर आए ना, समझ लीजिए ऑक्सीजन है। रेड जहां पे नजर आए समझ लीजिए क्या है, ऑक्सीजन है। जहां जहां पे आपको ब्लू नजर आए समझ लीजिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जहां पे ब्लू नजर आए समझ लीजिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक ये बीच में वाल है, बीच में दीवार है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम कहा जाता है, ठीक है ना। एक ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है, देखिए पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर की एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अच्छा, जो पेरिकार्डियम है ना इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पेरिकार्डियम के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो अंदर वाला पार्ट होता है, नोट्स आपको यहां लिखे हुए मिल जाएंगे, चिंता मत करो। हार्ट के बारे में पूरा मिल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पूरा मिल जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बारे में पूरा मिल जाएगा। जो एग्जाम में लिखना है बिल्कुल टेंशन मत लो, समझना जरूरी है। लिखना इतना इंपॉर्टेंट, लिखना इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जामिनेशन में बाद में समझ में नहीं आएगा तो लिखोगे कहां से, समझ में आना जरूरी है। देखिए यहां पे पेरिकार्डियम है, क्या है, पेरिकार्डियम। ये जो लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है, देखिए ये जो लेयर है इसको मैं बोल रहा हूं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 हिस्से होते हैं, एक तो आउटर पेरिकार्डियम, एक इनर पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो ये तो बाहर वाली पेरिकार्डियम हो गई, ये अंदर वाली पेरिकार्डियम हो गई, है ना। तो इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। अंदर वाली पेरिकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम। ये जो बाहर की लेयर है इसको पेरिकार्डियम बोल रहे हैं और ये 2 लेयर्स होती हैं और इनके बीच में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। जो बाहर की जो लेयर है ये बेसिकली क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरह के शॉक से बचाती है। आपको किसी ने मुक्का मारा, हार्ट पे ही मार दिया, कौन बचाएगी हार्ट को, ये जो बाहर की वाल है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ये आपको बचाएगी। तो इसके बीच में जो फ्लूइड होता है वो उसका भी यहाँ पे बेसिकली यही काम है, इसको हार्ट को किसी न किसी तरह से बचाना है। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तो आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरि, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये एक वाल हो गई, ये दूसरी वाल हो गई और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम और बीच में एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। तो ये आपका बाहर की चीजें हो गई। अब इसके बाद देखिए ये जो एक सेपरेशन वाल है इसको कहते हैं सेप्टम। अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड आया था, अब जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है। क्या मिक्स है, कहां से आया, देखिए लंग्स से ऑक्सीजन आई है, लंग्स से ऑक्सीजन आई है, ब्लड में घुल करके आई है। किसमें घुल करके आई है, ब्लड के अंदर घुल करके आई है। अच्छा, साथ में देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूमेनरी वेन है। एक मैं आपको बात बता दूं, आर्टरीज का जो काम होता है ना वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना है। जो वेन्स का काम होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करना है, ठीक है ना। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पर ये जो प्लूमेनरी वेन और प्लूमेनरी आर्टरी है, ठीक है, यहां पे भी देखिए ये जो प्लूमेनरी आर्टरी और प्लूमेनरी वेन है ये एक्सेप्शनल केस है। अपवाद, अपवाद समझते हैं। एक क्लास में सारे बच्चे कुछ कर रहे हैं लेकिन एक बच्चा होता है जो कुछ अलग ही काम में लगा रहता है, उसको कहते हैं अपवाद। समझ गए ना, अपवाद, एक्सेप्शनल केस।
प्लूमेनरी आर्टरी, सारी आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है ना। तो और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग याद रखेंगे, ठीक है। तो आर्टरीज, सारी आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन जिसमें मिक्स है उस ब्लड को कैरी कर रही हैं। पर प्लूमेनरी आर्टरी क्या कर रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है उस ब्लड को हार्ट से लंग के पास ले जा रही है। अब ब्लड कहां से आया, ऑक्सीजन मिक्स होकर के कहां से आई, लंग से। कौन लेके आएगी, आर्टरी तो लेके आएगी नहीं, क्योंकि ये तो अपवाद है, क्योंकि आर्टरी का काम तो है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाना, पर ये तो अपवाद है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को ले जा रही है, तो प्लूमेनरी वेन लाएगी, ये भी अपवाद है। तो वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करना, पर प्लूमेनरी वेन ऐसी वेन है जो किसको लाती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लाती है। कहां से लाती है, लंग से लाती है। कहां पे लाती है, हार्ट में लाती है। और हार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट में लाती है। कहां पे लाती है, फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, देखिए ये वाला जो पार्ट जिसको हम बोल रहे थे क्या, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में लाती है। ला करके इस लेफ्ट एट्रियम को पूरा भर देती है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक होता है रिलक्शन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। रिलक्शन कब होता है, जब इसमें ब्लड भर रहा होता है ना, तो ये क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, आराम से ब्लड आ रहा है एट्रियम में, भरता रहे भरता रहे भरता रहे। जब ये ब्लड बाहर जाता है तो ये क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सिकुड़ता है, ठीक है ना। तो रिलैक्शन कब होता है, जब ब्लड आता है आराम से कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जब ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब होता है, जब ये ब्लड बाहर जाता है, तो पूरा ये भर जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाल्स होते हैं। देखिए एक ये वाल हो गया, एक ये वाल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, बाइकुस्पिड वाल होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक तो ये वाल है, एक ये दो वाल है। आपने सुना होगा कई बार कि हार्ट में छल्ले डले हैं, किसी को क्या सुना होगा कि हार्ट में छल्ले डले हैं। हार्ट में छल्ले डलने का मतलब क्या होता है, हार्ट में वाल डला है, ठीक है ना। हार्ट में कई तरह के वाल होते हैं। पहला तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले से तीसरे में जब जाता है, ये पहले से तीसरे में जाता है, ठीक है ना। तो यानी लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड है वो किस में जाएगा, अभी ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और कब जाएगा, पूरा लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड से लबालब भर जाएगा तब ये प्रेशर लगाएगा वाल पे प्रेशर लगाएगा, दरवाजा खुलेगा और यहां से धीरे 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 ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, वाल के थ्रू आएगा। कौन से वाल, बाइकुस्पिड वाल जिनको कहा जाता है, या फिर माइट्रल वाल जिनको कहा जाता है। या तो इन वाल्स को क्या बोलेंगे, बाइकुस्पिड वाल बोलेंगे, या फिर माइट्रल वाल इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये जो वाल कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन से वाल प्रेजेंट होते हैं, तो बाइकुस्पिड या मेट्रियल वाल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सारा ब्लड इसमें आ गया, इस वाले हिस्से में। ये ध्यान रखेंगे, रेड मार्क है, रेड मार्क है, इसका मतलब कौन सा ब्लड है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। मैंने बताया था रेड जहां पे है वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाना कहां है, सारी बॉडी के पास ऑक्सीजन वाले ब्लड को जाना है। पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि जो फूड गया है उस फूड को सारी सेल क्या करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, रेस्पिरेशन करना चाहती है। याद करिए रेस्पिरेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर। तो ये जो ब्लड है वो जाएगा कहां पे, देखिए यहां से होते हुए एरोटा के थ्रू, ये देखिए ओर्टा के थ्रू कहां पे चला जाएगा, ओर्टा के थ्रू जाएगा सारे ऑर्गन्स के पास। ये देखिए ओर्टा के थ्रू कहां पे आया था, लंग से प्लूमेनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया था, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू कहां पे चला गया, पूरी बॉडी के अंदर चला गया, पूरी बॉडी के अंदर चला गया। पूरी बॉडी में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा और वहां पे वो जो ऑक्सीजन थी उसका यूज हो जाएगा। अच्छा, लेके कौन जा रही है ऑक्सीजन, पहले पढ़ चुके हैं, आरबीसी कैरी करती है। आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो उसको कैरी करता है, ठीक है ना। तो वहां पे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई, सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई भैया। यहां से जो निकली, क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो यहां पे थी ना वो सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब जो निकली वो क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल के जाएगी वो कहां पे जाएगी, देखिए वेना कावा। यहां पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो यहाँ पे दो जगह से आती है। एक तो वेना कावा की ये ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग होती है। इसको लोअर बॉडी ओपनिंग बोलते हैं, इसको अपर बॉडी ओपनिंग। अपर बॉडी का मतलब हार्ट से ऊपर, ब्रेन हो गया, नेक हो गया, शोल्डर्स हो गए, ये जो ऊपर की जगह है, हार्ट से ऊपर की जो जगह है इसको अपर बॉडी बोलते हैं। हार्ट से जो नीचे की जगह है इसको लोअर बॉडी बोलते हैं। वेना कावा की दो ओपनिंग होती है,
याद रखिए, एक तो क्या होती है लोअर बॉडी ओपनिंग, जो कि ये देख पा रहे होंगे, एक ये देख पा रहे होंगे वेना कावा की, इसको बोलते हैं अपर बॉडी, यहां पे लिख देता हूं अपर, ठीक है ना। तो अपर बॉडी ओपनिंग, तो दो ओपनिंग है, एक तो लोअर बॉडी ओपनिंग है, दूसरी अपर बॉडी ओपनिंग है। यहां से देखिए दोनों ओपनिंग किस में आ रही है, इस पार्ट में, ये जो पार्ट है देखिए, ये जो पार्ट है तीसरा पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसमें आ रही है। इस पार्ट को हम बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं, हार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, हार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उधर वाला सारा पार्ट है उसमें ऑक्सीजन का काम है, इधर वाला सारा पार्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। बीच की वाल है सेप्टम, सेप्टम, ठीक है ना। इधर के इस पार्ट का काम हो गया, इस पार्ट का काम हो गया, लेफ्ट एट्रियम का हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का हो गया। बारी आ रही है राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आती है कौन, वेना कावा। वेना कावा की दोनों ओपनिंग, इधर से ये लाई, इधर से ये लाई, पूरा भरेगा, लबालब भर जाएगा ब्लड से। कौन सा ब्लड है, ब्लू लाइन है, ब्लू एरो है, ब्लू एरो है। इसका मतलब क्या है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख देता हूं, यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है, ठीक है ना। और यहां पे क्या था, यहां पे जो ब्लड था वो कैसा था, ऑक्सीजन का ब्लड था। यहां पे जो ब्लड था, यहां पे भी जो ब्लड था वो कैसा था, ऑक्सीजन का ब्लड था। और यहां पे जो ब्लड आया वेना कावा के थ्रू, क्योंकि देखिए बॉडी ने ऑक्सीजन का यूज कर लिया है, अब वेना कावा के थ्रू ब्लड आया है इस पार्ट में। कौन सा ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया है। अच्छा, अब ये जो ब्लड है यहां पे आएगा, यहां पे फिर से ट्राइकुस्पिड वाल होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइकुस्पिड वाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ट्राइकुस्पिड वाल प्रेजेंट होंगे और इन वाल्स के थ्रू ये पूरा जब भर जाएगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन होगा, फिर ये सिकुड़ेगा, धीरे धीरे सिकुड़ेगा, ये वाला पार्ट सिकुड़ेगा और ये फैलेगा, ये पार्ट ऐसा फैलता जाएगा। तो इसका तो रिलैक्शन होगा और इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ऊपर वाले पार्ट का। तो ये सारा ब्लड धीरे 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 नीचे राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लिख देता हूं। यहां पे भी इस ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां पे भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कैसे भी करके लंग्स के पास भेजना है, क्योंकि एटलीस्ट फिल्टर तो वहां से ही होगा डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। तो अब यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखिए यहां से होते हुए कहां पे जा रही है, बाहर जा रही है। कहां पे जाएगी, देखिए यहां से इस पार्ट में आ गया ब्लड, फोर्थ पार्ट में आ गया, और फोर्थ से होते हुए ये जो ब्लड है वो कहां पे चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। यहां से जो ब्लड है किस पे जाएगा, कौन लेके जाएगी, प्लूमेनरी आर्टरी लेके जाएगी। ये देखिए यहां पे क्या है, प्लूमेनरी आर्टरी, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन है, प्लूमेनरी आर्टरी। वेन तो लेके आई थी, आर्टरी लेके गई है। दोबारा से समझिएगा सारी चीज को, क्या हुआ था, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में डिजोल्व हो गई। वो जो ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व थी, उसको प्लूमेनरी वेन लेके आई लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से बाइकुस्पिड वाल के थ्रू ये आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स तक चला गया, पूरे बॉडी पार्ट्स तक चला गया। वहां पे ऑक्सीजन का यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड को कौन लेके आई, वेना कावा की दो ओपनिंग, लोअर बॉडी ओपनिंग और अपर बॉडी ओपनिंग, दोनों ला करके किसमें छोड़ती हैं, राइट एट्रियम में, यहां पे छोड़ती हैं, राइट एट्रियम में छोड़ती हैं। अब ये धीरे धीरे ब्लड ट्राइकुस्पिड वाल के थ्रू होते हुए किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। और इसके बाद यहां से जो ब्लड होते हुए किसमें चला जाता है, प्लूमेनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स तक पहुंच जाता है। 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया, एक तो कैसा आया, ऑक्सीजन वाला आया, और दूसरी बार कौन सा आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया। हार्ट से 2 बार ब्लड निकला होकर के, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हार्ट से ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। और ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, फिश की अगर बात करेंगे तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। ये अगर मेंढक की बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे और छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, उनमें 2 चैम्बर हार्ट ही होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यों उनमें सिंगल 2 ही चैम्बर का हार्ट है, क्यों हम में 4 का है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हमें बहुत एनर्जी की जरूरत है। इसलिए हमारे अंदर ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सेपरेट अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों मिक्स हो गए ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो हमें इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी और हमारी डेथ हो जाएगी, समझ गए ना। तो इसलिए दोनों ब्लड को सेपरेट रखना बहुत जरूरी है।
ये था आपका ह्यूमन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, राइट एट्रियम क्या है, ये पूरा राइट एट्रियम के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, पूरा ये आप नोटबुक के अंदर अपने राइट डाउन कर सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, और ब्लड के बारे में हमने पहले देख ही लिया था, सारी चीजें देख चुके हैं। हार्ट के बारे में क्या है जो आपको लिखना है, वैसे जो मैंने आपको जो कुछ यहाँ पे मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे आपको राइट डाउन करी हुई मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां से आप इजीली स्क्रीनशॉट लेकर के और बाद में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका सिस्टम था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं बॉडी के अंदर, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे भी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। भाई आर्टरीज तो लेके आई, वेन्स लेके चली गई, बीच में कौन थी, कैपिलरीज। कैपिलरीज बेसिकली ऑर्टा को और इनको आपस में जोड़ती हैं, समझ गए ना। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज और कोर वेन्स को आपस में बॉडी के अंदर जोड़ती हैं, उनसे डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, उन्हीं से डिफ्यूजन होता है। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो ये आपका कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कंप्लीट हम डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं। अगर पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक करिए और लिखिए कमेंट में आपको क्या पसंद नहीं आया, कौन सा पार्ट इसमें पसंद नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर यहाँ पे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।